Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 25th July 2020. Let's start the session. Our first news is regarding हाँ, ये तो मैं आपको डेली से बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट डेज बता रहा हूँ। न्यूज़ में तो रोज़ आती है, लेकिन मैं ऑल्टरनेट डेज बताने लग गया हूँ। तो वही है, अभी जो राजस्थान में चल रहा है, दल बदल जो चल रहा है, तो अभी उसी पे क्या हो गया कि अभी हाई कोर्ट में केस चला गया था। तो हाई कोर्ट ने कह दिया स्टेटस को मेंटेन करना है। स्टेटस को होता है जैसे हो वैसे ही रहो। तो स्पीकर ने जो नोटिस दे रखा था डिस्क्वालीफाई के लिए सचिन पायलट साहब को, तो उसको स्पीकर को अभी मना कर दिया है कि अभी जैसा रोक रखा उसे वैसे ही रखो, अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते वो। तो इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस सरकार बाहर। हमें ये सब जानना नहीं है पॉलिटिक्स, हमें जानना है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन होता है दल बदल कानून, दल बदल इसमें क्या होता था, एमपी एमएलए जो थे वो पहले क्या करते थे, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे किसी भी लालच में, पार्टी पोस्ट के लालच में, पैसे के लालच में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे ऐड करा गया बाय 52 अमेंडमेंट एक्ट। तो पहला क्वेश्चन तो यही किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, तो 52 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। इसमें दो आर्टिकल चेंज हुए थे, 101, 102, 190 और 190। ये पहले के जो दो हैं, ये 101, 102 एमपी के लिए, और ये बाद के जो है एमएलए के लिए। ये 10 शेड्यूल में रखा गया एंटी डिफेक्शन लॉ को। और ये तीन तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, एक तो मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक इंडिपेंडेंट मेंबर, एक नॉमिनेट मेंबर। मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, अगर वॉलंटरीली गिव अप कर देता है कोई, जैसे अभी इसमें केस में बोल रहा है कि सचिन पायलट ने अपनी जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी गिव अप कर दी है, लेकिन सचिन पायलट साहब मना कर रहे हैं। तो अगर कोई अपनी पार्टी वॉलंटरी गिव कर देता है मेंबरशिप को, या वो पार्टी जो बोल रही है, जैसे पार्टी कह रही है ए को वोट करो, बी को वोट कर देता है, तो तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो पार्टी जो डायरेक्शन दे रही है उसके अगेंस्ट वोट कर रहा है तो। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट मेंबर। अगर कोई मेंबर निर्दलीय खड़ा है, इंडिपेंडेंट खड़ा है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो ज्वाइन करेगा तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा होता है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि राज्यसभा में नॉमिनेट हुए मेंबर। नॉमिनेट किसने करे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। जैसे हमारे फॉर्मर जो सीजे आई हैं रंजन गोगोई साहब, उनको नॉमिनेट करा है। तो अगर गोगोई साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी 6 महीने के अंदर चूज करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर 6 महीने के बाद चूज करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये तीसरी कंडीशन है। इसमें दो एक्सेप्शन है, एक तो है 2/3 मर्जर। अगर कोई पार्टी 2/3 टूट के, या 2/3 बंदे उसके किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, 2/3 बंदे किसी दूसरी पार्टी में अगर मर्ज हो जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। ये ऐड हुआ है थ्रू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आप याद रखेंगे, 2/3 मर्जर वाली कंडीशन जो है वो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई है। पहली एक्सेप्शन तो ये है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जैसे हमारे लोकसभा में तो होते हैं स्पीकर, राज्यसभा में तो हमारे क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो स्पीकर साहब हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, तो जब वो स्पीकर बने तो उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़नी पड़ गई। लेकिन जब वो स्पीकर के पद से रिजाइन देंगे 5 साल के बाद, तो वो अपनी फिर से पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। तो दो कंडीशन है, बस आपको एक्सेप्शन याद रखना है। डिसाइडिंग ऑर्डर कौन होता है, मतलब कौन डिसाइड कर सकता है कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना, तो वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये मैं आपको बताया, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं। इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कौन सा केस है, अब तो आपको याद हो गया होगा, कीतो होलोहान केस। डेली बताता हूँ, कीतो होलोहान याद रखिएगा। मेरे को लगता है इस साल के सीएपीएफ में यही एग्जाम क्वेश्चन आएगा, सीए कीतो होलोहान केस रिलेटेड किससे। तो आपका सीधे सा आंसर आपको लिखना पड़ेगा एंटी डिफेक्शन लॉ, एडीएल, बस याद कर लीजिए। तो इससे न्यूज़ बस यही थी। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रशांत भूषण पे कंटेम्प्ट केस हो गया। तो इसमें क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट ने, हमें केस नहीं जानना, सुओ मोटो कॉग्निजेंस करा है। सुओ मोटो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप केस ले लिया, कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गया नहीं दरख्वास्त लेके, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप सुओ मोटो कर लिया है। तो सुओ मोटो की पावर है कहाँ, ये ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, तो उसमें बहुत सारे जुडिक्शन है, एप्लीट जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन। तो उसमें एक ओरिजिनल जुडिक्शन है। ये किस में आता है, अंडर आर्टिकल 131। तो इसके तहत ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस हो सकता है अंडर आर्टिकल 131। तो इसके ये आर्टिकल है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कर पाता है। तो बस आपको इसमें यही जानना था। याद रखिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताता हूँ, कोई इसमें ये फालतू की पॉलिटिक्स में आपको इसीलिए नहीं बताता हूँ। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये हमारी एक एमिनेंट थी, ये इनकी अभी डेथ हो गई, तो इनको रेस्ट इन पीस। तो इनका नाम है अमाला शंकर, अमाला शंकर, यस। तो ये वाइफ, ये बहुत अच्छा डांसर थी। डांसर कौन सी थी, एमिनेट डेनुसेसू, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, डेनुसियस। तो ये ऐसा कुछ डांस होता है, अगर आपने टीवी में भी कभी देखा होगा, तो बैलेट होते हैं, फीमेल बैलेट बोलते हैं इसकी। अगर मैंने डेफिनेशन गूगल पे देखी थी तो उसमें बोल रहे थे फीमेल बैलेट डांसर जो होते हैं उनको हम ये डेनुस से बोलते हैं। तो आप बस ये याद रखिएगा, ये थी, ये इनकी डेथ हो गई है। इनको ये अवार्ड मिला था, बंगा विभूषण अवार्ड। बंगा विभूषण अवार्ड ये कहाँ का अवार्ड है, वेस्ट बंगाल का अवार्ड है, वेस्ट बंगाल का अवार्ड है जो इन्हें मिला था। तो अब ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी, तो इनको ये अवार्ड मिला है। अमाला शंकर इनका नाम था। ये बहुत अच्छी डेनुस से डांसर थी, आर्टिस्ट थी।
बस आपको 3 चीज़ याद रखनी है, कौन सा अवार्ड मिला है, क्या आर्टिस्ट थी किस चीज़ की, और कहाँ से बिलोंग करती थी, बस। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, अब ये चाइना तो मान ही नहीं रहा है, अब चाइना बोल रहा है हमने डिसएंगेजमेंट कर दिया, लेकिन कल एक इसमें सैटेलाइट का नाम है, ये देखिए सैटेलाइट स्टार 4, आपको याद रखना पड़ेगा स्टार 4 किस चीज़ की सैटेलाइट है। तो स्टार 4 जो है यूएस की इंटेलिजेंस की सैटेलाइट है, यूएस इंटेलिजेंस की सैटेलाइट है। जिसने अभी दोबारा से अपना एलएसी वाला माहौल देखा था, तो इसने देखा कि अभी इधर नए नए टेंट्स और लगे हुए हैं चाइना के। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, न्यूज़ क्या चल रही है सबको आपको जैसे पता ही है, तो हमारे जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे जानने के लिए 2 चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन प्रीवियसली ये न्यूज़पेपर में आई है, तो मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक तो है चाइना स्टडी ग्रुप, ये 1976 में बना था बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसने बनाया था चाइना स्टडी ग्रुप में, क्यों, ताकि हम एडवाइस या पॉलिसी इशूज़ कर सकें रिलेटिंग टू चाइना। तो पहला तो आपको याद रखना, चाइना स्टडी ग्रुप बना किस डेट को, सन 1976 को बना। किसने बनाया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनाया। इसको हेड कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन है आज का, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड कौन करता है। ये ऑलरेडी शायद मैं पूछा था, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और एक और होता है और एक वो वाला तो मैं पूछ चुका हूँ, डिफेंस वाला तो, लेकिन ये कैबिनेट कमेटी का नहीं पूछा, तो हाँ ये आज का क्वेश्चन है। ये पॉलिसी इश्यूज करता है रिलेटिंग टू चाइना, तो बस इतना याद रखना है। दूसरा वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन, इसको बोलते हैं WMCC। ये अभी प्रेजेंटली बहुत चल रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर में। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और चाइनीज मिलिट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये दोनों होते हैं जो डिस्कस करते हैं। ये 2012 में शुरू हुआ था। ये मीट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार मिलते थे, लेकिन इस बार जो है 2 हफ्ते में दूसरी बार मिल रहे हैं। तो बस आपको ये याद रखना है किस किस के बीच का कब शुरू हुआ मीट ट्वाइस अ ईयर, इस बार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये 2 चीज़ें जो अभी चल रही हैं प्रेजेंटली, तो इसमें बस यही जानना था। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, ये आप मेरे को बताएंगे तिरुमला टेम्पल कहाँ पर है, आज का दूसरा क्वेश्चन है। ये किस भगवान के लिए फेमस है, तो लॉर्ड वेंकटेश्वरा, लॉर्ड वेंकटेश्वरा ये भगवान है यहाँ पे, लॉर्ड वेंकट, विष्णु भगवान का स्वरूप है ये, इतना मैं बता देता हूँ। अच्छा ये और मैं आपको बताएंगे, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, तिरुमला टेम्पल कहाँ पर है, कि कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर है। टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे एक पद्मनाभ स्वामी वाला था, तो उसका मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कि कौन सा द्रविडियन आर्किटेक्चर है कि नागर आर्किटेक्चर है, वो तो मैंने आपको बता दिया था जो भी था वो लेकिन ये जो टेम्पल है आप मेरे को बताएंगे टेम्पल आर्किटेक्चर कौन सा है। तीन होते हैं आपको जैसे पता है, एक तो द्रविडियन होता है, एक कौन सा होता है, एक नागरा होता है, एक वेसरा होता है, 3 होते हैं हमारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो ये कौन सा है, ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो 2 क्वेश्चन है, एक तो तिरुमला टेम्पल कहाँ पर है और कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, ये बिहार में भी फ्लड आ रहा है और आसाम में भी फ्लड आ रहा है, तो ये न्यूज़ थी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखिए इससे क्वेश्चन ये इससे बनेंगे एनडीएमए से। तो एनडीएमए कब फॉर्म हुई थी, एनडीएमए एक्ट से फॉर्म हुई थी बाय 2005, इससे फॉर्म हुई थी। इसमें कौन कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन कौन होता है, पीएम होता है, और 9 अदर मेंबर होते हैं। तो आपको याद रखना है एनडीएमए को हेड कौन करता है, चेयरपर्सन करता है, उसके 9 अदर मेंबर होते हैं। ऐसी एक एसडीएमए है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। ऐसी स्टेट में होता है, स्टेट में चेयरपर्सन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, और 9 अदर मेंबर होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट वाला वो जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो इसमें डीएम होता है प्लस 7 अदर होते हैं, 9 नहीं होते 7 होते हैं, तो ये एक्सेप्शन टाइप चीज हो गई। तो ये 3 होते हैं, एक तो नेशनल के बेसिस पे, एक स्टेट के बेसिस पे, एक डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे। इसमें पीएम प्लस 9, इसमें सीएम प्लस 9, इसमें डीएम प्लस 7, बस इतना ही याद रखना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये अभी इंडिया ने इनवाइट करा इजरायली डिफेंस कंपनी को, इजराइल से बोला है कंपनियों को कि हमारी जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करो। तो ये तो आपको याद रखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें एफडीआई का जिक्र हुआ है। एफडीआई आप को सबको पता है, जैसे हमारा देश है, अगर बाहर से कोई कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है उसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी इजरायली कंपनी को बोल रहा है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करो, तो उसको हमने एफडीआई बोल दिया है। अब एफडीआई होता है 2 तरीके से, एक तो हो सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े, एक होता है ऑटोमेटिक, हमें कोई परमिशन नहीं लेनी, केवल सीधे पोर्टल पर रजिस्टर करना और सीधे आ सकते हैं। तो ये 2 रूट से एफडीआई आता है इंडिया में। तो अभी जो हमारे राजनाथ सिंह जो पिछले महीने जो गवर्नमेंट है उसने बोला कि एफडीआई हमने डिफेंस सेक्टर में अलाउ कर दिया है फ्रॉम 49% टू 74%। तो पहले क्या होता था, ऑटोमेटिक सेक्टर से केवल 49% आ सकता था इन डिफेंस सेक्टर, लेकिन अब 49% को बढ़ा के 74% कर दिया गया। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। वो बोलेंगे क्वेश्चन में कि इंडिया ने रिसेंटली अलाउ कर दिया है डिफेंस सेक्टर के लिए 100% एफडीआई। क्वेश्चन ये होगा कि 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है, 49% अलाउ कर दिया है, लेकिन नहीं 74%। देखिए अलग सी वैल्यू है,
क्योंकि ये 100% भी लग सकता है, 49% भी लग सकता है, लेकिन ये अलग है। तो ये एक्सेप्शन है 74%। जैसे इंडिया ने 100% किसको अलाउ कर रखा है, 100% एक तो कोल सेक्टर को अलाउ कर रखा है, इन ऑटोमेटिक रूट कोल माइनिंग को अलाउ कर रखा है। 100% एक उसको भी क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इनको अलाउ कर रखा है। 100% एफडीआई आ सकता है, किसी की परमिशन नहीं है, 100% है। लेकिन डिफेंस सेक्टर में केवल 74% अलाउ करा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने पूरी इसकी जो डिटेल न्यूज़ थी इसको बता दी मैंने। इससे और कुछ नहीं आएगा। मैंने एफडीआई के बारे में आपको बता दिया। एक होता है एफसीआई, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर देखिए, अगर कोई कंपनी 10% से कम इन्वेस्ट कर रही है, 10% से कम, तो वो तो आ जाएगा एफपीआई के अंदर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करेगी तो वो आ जाएगा एफडीआई के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एफपीआई और एफडीआई का कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट अगर 10% से कम इन्वेस्ट हो रहा है तो एफपीआई, 10% से ज्यादा हो रहा है तो एफडीआई। ये इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको अलग से इकोनॉमिक्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये यहाँ कहीं नहीं लिखा है। ये बताना, यही न्यूज़ बंद, ये न्यूज़ से कुछ नहीं आएगा सवाल। न्यूज़ जो मैं अलग से बता रहा हूँ इनसे सवाल आएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें एनएचआरसी का जिक्र हो गया, तो ये आप लिख लीजिए। 4 टाइम्स लिखा आ चुका यूपीएससी, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, देखिए ये सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। और अभी रिसेंटली इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो आपकी लक्ष्मीकांत है, अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो उसमें वो अपडेट नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ डिटेल में खुद मैं ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों पे लक्ष्मीकांत 4th एडिशन होगा, 5th एडिशन होगा, अभी किसी पे लेटेस्ट एडिशन नहीं आया है, बहुत कम बच्चों पे, इसलिए मैंने खुद बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एनएचआरसी को स्टैब्लिश करा था 1993 में। कौन सा एक्ट है, एनएचआरसी एक्ट 1993। पहला तो यही हो गया, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ये वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स, कंट्री का ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी वायलेशन होता है तो वो एनएचआरसी देखती है। अब कंपोजिशन इसका बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले क्या होता था, इसमें चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर होते थे, लेकिन अब इसमें चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर है। ये आपको पहला याद रखना है, चेयरपर्सन प्लस 5। चेयरपर्सन कौन होता है, या तो रिटायर्ड सीजेआई होगा या जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो ये दो में से कोई एक होगा। मेंबर कौन होंगे, 5 जो हैं, देखिए एक तो होगा रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक सीजेआई हाई कोर्ट, और 3 पर्सन होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। और ये जो 3 पर्सन है, जो 3 पर्सन, एक तो हमारा जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, एक हमारा सीजेआई हो गया हाई कोर्ट का, और जो 3 में से भी एक जो होगा वो वुमेन होनी चाहिए। देखिए ये कितना एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन हो रहा है, 3 में से जो एक होगा वो वुमेन होनी चाहिए। तो ये और याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1+5 में, 1+5। अरे चल जा भाई पेन कभी कभी धोखा देता है। 1+5 है, तो एक तो इसमें जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का, एक इसमें सीजीआई हो गया हाई कोर्ट का, जो 3 में से भी एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है। और इसमें ये तो होते ही है 1+5, इन्हें जो है ये सब नॉमिनेट होंगे या इन्हें कोई इलेक्ट करेगा, ये जो 6 लोग हैं। लेकिन इनके अलावा 7 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर होते ही हैं, जिनको इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं, जिन्हें कोई इलेक्ट नहीं करता है। तो 7 लोग कौन है, इन एडिशन टू दिस फुल टाइम मेंबर 7 होते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर, जो होते ही होते हैं। ये अलग हैं, ये अलग हैं। एक ही जब ये ऊपर वाले और नीचे वाले मिल जाएंगे तब पूरा बनता है। तो 7 अलग हैं जो एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं। वो कौन कौन है, एक तो नेशनल कमीशन माइनॉरिटी का जो चेयरमैन होगा, नेशनल कमीशन एससी एसटी वुमेन बैकवर्ड क्लास प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये तो 6 लोग हो गए। इनके जो चेयरमैन होंगे वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं एनएचएसआरसी के। और 7वां है चीफ कमिश्नर, जो होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो चीफ कमिश्नर होता है डिसेबल्ड पर्सन का, वो भी एक मेंबर होता है। तो ये 7 लोग हो गए। 6 लोग तो चेयर एनसीएससी वाले, माइनॉरिटी एससी एसटी वुमेन बैकवर्ड क्लास प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एक होता है डिसेबल। तो ये 7 लोग तो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, और 6 लोग ये होते हैं चेयरपर्सन प्लस 5। तो 6 ये और 7 ये, 7 6 कितने हो गए, 7 6 13 लोग टोटल। तो टोटल तो 13 है। वैसे ये जो ये 7 तो एक्स ऑफिसो हैं और 6 जो है जो इलेक्टेड होते हैं। अब ये कैसे अपॉइंट होते हैं इनको मैं बताता हूँ इन 6 लोगों को। 7 तो ये ऐसे होते हैं कि जैसे कोई किसी का चेयरमैन, तो इसका एक्स ऑफिसो तो वैसे ही हो गया। इन अगर कैटेगरी में कोई चेयरमैन है तो इसका मेंबर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। सो अभी अपॉइंट कैसे होते हैं 6 लोग, मैं वो बताता हूँ। ये देखिए चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ये जो 1+5 वाली जो मैंने बताया था 1+5, ये अपॉइंट करे जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है। इसमें भी रिकमेंडेशन लगती है 6 लोगों की, इन्हें भी अपॉइंट करने के लिए। बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, घुमा के है बहुत चीज़, इसलिए मैं ये आपको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप खुद से पढ़ने जाएंगे तो 1+5 इसमें भी क्या होता है ना, जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कौन एडवाइस करता है, 6 लोगों की कमिटी होती है 6 लोगों को अपॉइंट करने के लिए 6 लोगों की कमेटी बनती है जो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो 6 लोगों की कमेटी में कौन कौन होता है, पहला तो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, फिर होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउस, मतलब लोकसभा में भी राज्यसभा में, और यूनियन होम मिनिस्टर। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, समझ में आ रहा है ना कौन कौन। ये जो 6 लोग हैं ऊपर जो मैं आपको बताता हूँ 6 लोग हैं।
स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ 6 लोग कौन से, ये वाले जो ऊपर चेयरपर्सन और 5 मेंबर, इनको अपॉइंट करने के लिए भी इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इन 6 लोगों को। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी 6 लोग एडवाइस देते हैं। कौन लोग एडवाइस देते हैं? 6 लोग। तो 6 लोग ये एडवाइस देते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस में, और होम मिनिस्टर। तो जब ये 6 लोग एडवाइस देंगे तब ये 6 लोग अपॉइंट किए जाएंगे। जो टर्म होता है 3 ईयर्स और 70 ईयर्स होता है। पहले 5 ईयर्स था, अब देखिए 3 ईयर्स हो गया। आपकी बहुत सारी बुक्स में 5 ईयर्स लिख रहा होगा, लेकिन नहीं, सही जो है वो 3 ईयर्स है और 70 साल है। दे आर एलिजिबल फॉर री एम्प्लॉयमेंट। इनका री एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, री अपॉइंटमेंट नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट लिखा है, देखिए री एम्प्लॉयमेंट, लेकिन री अपॉइंट नहीं हो सकते। नॉट अलाउड फॉर री अपॉइंटमेंट, री अपॉइंट नहीं हो सकते हैं ये लोग। और इनको निकाल कौन सकता है? वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको निकाल सकता है। इसमें ये है कि इनको 1 साल के अंदर केस सॉल्व करना होता है, 1 ईयर। इन पे पावर होती है एज अ सिविल कोर्ट। और ये सुओ मोटो ये भी कर सकते हैं, सुओ मोटो केस ले सकते हैं अगर ये लोग चाहें तो ये आप 3 चीज़ और ध्यान रखिएगा। सो ये एक अच्छा टॉपिक था, आई होप यू लाइक दिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक हागिया सोफिया मॉस्क का जिक्र हो रहा है। ये कहाँ पर है? इस्तांबुल में। इस्तांबुल कहाँ पर है? टर्की में। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा है। तो तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, अंकारा, टर्की, और ये हागिया सोफिया मॉस्क कहाँ है? इस्तांबुल में। इस्तांबुल की हागिया सोफिया मॉस्क है। इसमें क्या होता था पहले, इसे मुस्लिम लोग और क्रिश्चियन लोग दोनों मानते थे, लेकिन अभी वहाँ की सरकार ने इसे मॉस्क डिक्लेयर कर दिया, तो बस मुस्लिम लोग इसमें अब जाएंगे क्योंकि मॉस्क बन चुकी है। ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हागिया सोफिया एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पर है? इस्तांबुल, तो उसके जगह का नाम हो गया, सिटी का। फिर कौन सी कंट्री? एक तो टर्की है, और टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा है। पहले इसमें दोनों लोग जाते थे, लेकिन अब इसको मॉस्क डिक्लेयर कर दिया। सो बस इतना ही जानना था इसमें। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी आरबीआई ने 500 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी करी है श्रीलंका। करेंसी स्वैप मतलब क्या? हम उनकी करेंसी ले लेंगे, वो हमारी करेंसी ले लेंगे, या कोई भी करेंसी वो चाहे तो ले सकते हैं। तो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट हो गया। बस यही क्वेश्चन आएगा कि हमने रिसेंटली 400 मिलियन की करेंसी स्वैप अरेंजमेंट किसके साथ करा? तो हमें याद रखना है श्रीलंका के साथ करा है। बस इसमें आपको यही जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर। तो आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, मैंने ये जो न्यूज़ भी बताई है ढूंढ के बताई है, सही बताऊं तो, क्योंकि आज इतना पेपर में कोई ज़्यादा न्यूज़ आई ही नहीं पाई है। तो एडिटोरियल भी थे, तो इतने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं थे। एक एडिटोरियल था तो वो अरे मेरा है गूगल बच गया जो एडिटोरियल था वो, एक तो वही था जो परमानेंट कमीशन जो हो गया है वुमेन्स के लिए, तो उसके लिए तो हम अलग से एक एस्से लेके आ रहे हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैंने आज वो कवर भी नहीं करा है। फिर इंटरनल पॉलिटिक्स है राजस्थान की, उसके ऊपर था। एक गोल्ड स्मगलिंग हो रही है तो एनआईए उसमें, तो उसके ऊपर था। तो हमारे आज किसी काम का कोई एडिटोरियल नहीं था। जितना इंपॉर्टेंट आज जो टॉपिक थे मैंने आज ढूंढ के आपको पढ़ाएं। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करा करिए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर एंड गिव 1 लाइक। और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो यू गेट द वीडियो एट अर्लियर। सो आज का बस इतना ही था। थैंक यू ऑल, बाय बाय।